नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेज़ अड्डा। और बेज़ अड्डा में आज थोड़ी फ़िक्र की खबर है और ये फ़िक्र की खबर आ रही है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिज़र्व बैंक ने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है जिसमें वो तरह तरह के आंकड़े देते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो वित्तीय व्यवस्था है, भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो कितना सुरक्षित, स्टेबल है। और ऐसे में तमाम आंकड़े दिए जाते हैं जिनमें चिंता के कारण या चिंता न करने के कारण मिलते हैं। तो एक कारण जो दिख रहा है इस बार की रिपोर्ट में, वो चिंता पैदा कर रहा है और उस चिंता पे हमें सबको ध्यान देना पड़ेगा। उनको फिक्र इस बात की है कि जो रिटेल बोरोवर्स हैं, छोटे कर्जे लेने वाले लोग हैं, ये अपनी ईएमआई समय पे चुकाने में नाकाम हो रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोग, और ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं। ये वक्त है जब कहा जा रहा है कि साहब हमारे यहाँ जो एनपीए की प्रॉब्लम है, जो बट्टे खाते में जाने वाला कर्ज है, वो 10 साल में सबसे लो है। ऐसे वक्त पर 7% रिटेल बोरोवर्स में से 7% लोग अपना मंथली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, समय पर अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। ये रिजर्व बैंक ने चिंताजनक खबर दी है अपनी ताज़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। इनका साथ में ये कहना है कि ये लोग अपने अकाउंट्स को एनपीए होने से बचा ले रहे हैं किसी तरह। क्यों? क्योंकि ये हर महीने ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक ईएमआई 3 महीने तक अगर डिले हो तब वो एनपीए होती है। तो ये 90 दिन से पहले एक बार किस्त चुका के किसी तरह अपने अकाउंट को एनपीए होने से तो बचा ले रहे हैं। लेकिन इसका कारण ये है कि 7% जो ये बता रहे हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट पूरे रिटेल लोन्स का सिस्टम में है, वो 1.4% है मार्च 2023 में जो सामने आया था। लेकिन जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स हैं, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं कि जो अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, एनपीए नहीं हुए हैं लेकिन ईएमआई समय पे नहीं दे पा रहे हैं, इनका जो अनुपात है वो बढ़कर 7.4% हो गया है सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए। और ये उनके रिटेल एसेट पोर्टफोलियो यानी पूरे रिटेल लोन के कारोबार का 10% हिस्सा है। 7.4% लोग हैं और कर्जे में से 10% मुश्किल में है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कह रही है। ये 3 तरह की उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई हैं कि अगर जो ईएमआई है वो 10 दिन वो समय पे नहीं दी गई लेकिन 30 दिन के अंदर दे दी गई, तो इसको एसएमए 0 कहते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कैटेगरी। और अगर वो 31 दिन से 60 दिन के बीच में कहीं भरी जाती है तो वो एसएमए 1 कहलाता है। और एसएमए 3 हो जाता है जब 61 से 90 दिन यानी 2 महीने नहीं भर पाए, तीसरे महीने जाके भर दिया, 90 दिन पूरे नहीं होने दिए। तो ये तीनों कैटेगरीज इसमें शामिल हैं क्यों ये एनपीए नहीं हो पाए हैं। और ये थोड़ा चिंताजनक इसलिए है कि पिछले दिनों में हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि इससे कोई सिस्टमिक रिस्क पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन ये बैंकिंग सिस्टम के लिए यानी भारत की टोटल बैंकिंग प्रणाली खतरे में नहीं दिख रही है उनको इसकी वजह से। लेकिन इसका साफ मतलब है कि लोगों के अपने फाइनेंसेस खतरे में हैं, लोग अपने फाइनेंसेस में स्ट्रेस में दिख रहे हैं, उनको परेशानी दिख रही है जिसकी वजह से वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। और ये परेशानी अभी बैंकों की परेशानी में कैसे बदल सकती है, क्योंकि 5 साल पहले 2018 मार्च में जो रिटेल लोन होते थे वो बैंकों के कुल कर्ज का 25% यानी 1/4 हिस्सा होते थे। और मार्च 2023 तक 5 साल बाद ये रिटेल लोन एज कैटेगरी 32% पे पहुंच गए, लगभग 1/3 हो गया है। तो ये जो बढ़ोतरी है ये मार्च 2021 से 2023 के बीच में एनुअल 25% लगभग 24.8% पर एनम की रेट से रिटेल लोन्स बढ़े हैं। और ये जो सारे लोन होते हैं बैंकों के वो 13.8% की रफ्तार से बढ़े हैं। तो लगभग दुगनी स्पीड से रिटेल लोन बढ़ रहा है। और इसमें अनसिक्योर्ड लोन की रफ्तार और तेज है सिक्योर्ड लोन्स के मुकाबले। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके सामने कोई कोलेटरल, कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई है। तो ये इन्हें लगता है कि अभी एक सेंसिटिविटी एनालिसिस करवाई है रिजर्व बैंक ने, जिसके रिसर्चर्स कह रहे हैं कि आगे आसार हैं कि 9% इंक्रीज लोन्स एट रिस्क यानी जो जोखिम में लोन हैं उनमें 9% की बढ़ोतरी हो सकती है। और ख़ास तौर पे इसकी एक वजह और ये बता रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई भी कष्ट दे रही है लोगों को। और इसीलिए जिन घरों में, जिन परिवारों में ईएमआई टू इनकम का रेशियो यानी जितनी कुल कमाई है उसके मुकाबले जितनी ईएमआई भरनी होती है वो 60% से ऊपर है,
ऊपर था। उन्होंने इस उम्मीद में लिया था कि हमारी कमाई बढ़ेगी, खर्चा करीब करीब ऐसा रहेगा, तो 60% तक वो EMI भर रहे थे। 100 रुपये कमाते हैं, 60 रुपये EMI में चला जाता है, बाकी 40 में बाकी सारे खर्चे चलाते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे लोगों के परेशानी में आने की वजह से अब कष्ट बढ़ने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में उनका कहना है कि जो एक किसी घर का फाइनेंशियल मार्जिन है वो क्या होता है, इनकम नेट ऑफ एस्टिमेटेड टैक्सेस, EMI ऑन हाउसिंग लोन एंड एक्सपेंडिचर ऑन बेसिक नेसेसिटीज़, कि टैक्स कट जाए, EMI भर जाए और उसके बाद जो बुनियादी ज़रूरतें वो पूरी हो जाएं, ये कम करने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्जिन। और इसका अर्थ है कि फाइनेंशियल मार्जिन अब टाइट हो रहा है, लोगों के पास पैसा बच नहीं रहा है, फालतू खर्च करने की तो छोड़ दीजिए, अपनी EMI भरने का भी पैसा नहीं बच रहा है। ये चिंता पैदा करने वाली बात है। हालांकि उनका कहना है पूरे मिला के अगर आप देखेंगे तो ये पूरे सिस्टम में ये 1% से भी कम का असर डालता है, रिस्क इतना खड़ा करता है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ जो है वो चिंताजनक है। सोचिए उन परिवारों के बारे में जो EMI नहीं भर पा रहे हैं, जो इस स्पेशल मेंशन कैटेगरी में आ गए हैं, अभी NPA में नहीं आए हैं, लेकिन कल अगर वो EMI NPA में पहुंच गए और उनके घरों पे बैंक की नोटिस लगने लगी, उनके घर के बाहर जो आजकल प्रथा चली है बैंक वाले डुग्गी पीटते पहुंच गए, तो क्या होगा। तो ये चिंता की लकीर है, ये खतरे की घंटी है। समय रहते अगर उम्मीद करनी चाहिए, अभी जो महंगाई थोड़ी कम हुई है इससे इनमें से बहुत से लोग इस संकट से निकल आएँ, कुछ लोगों की कमाई बढ़े वो इस संकट से निकल आएँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मुश्किल किसी एक घर की नहीं, बहुत से लोगों की हो सकती है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिज़ तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़ तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।